दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 12 मई 2020 और आज के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और अगर ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों को और ग्रुप में जितने में आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हाँ, लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आपका 12 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो पहली न्यूज़ थी वो आपका पीआईबी, जैसा कि पीआईबी से हम शुरू करते हैं। पीआईबी में पहली न्यूज़ थी आपकी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कहाँ तो उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर जिसे भरोसा नाम दिया गया, भरोसा का शुभारंभ किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, हाल ही में हेल्पलाइन नंबर भरोसा ये कहाँ शुभारंभ किया गया, और तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुभारंभ इसका किया गया है। किसके द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और नंबर क्या है 08046801010। ये आपका क्या है, हेल्पलाइन नंबर भरोसा। तो इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में समय में छात्र समुदायों की परेशानियों को दूर करना। जो स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना करना इस समय करना पड़ रहा है, उन्हीं मुश्किलात को दूर करने के लिए हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया गया। तो इसका उद्देश्य है कि उड़ीसा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के छात्रों में संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं क्या करना, प्रदान करना। अब समझ लेते हैं संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास, क्योंकि एकांतता का समय ये है, इस दौरान छात्र डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए और उनके समय को, जो खाली समय है, उनको रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए भरोसा हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया गया। अगर उड़ीसा के किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर भरोसा पर कांटेक्ट कर सकता है और अपनी दिक्कत को बता करके अपनी समस्या से निजात पा सकता है। अब यहाँ बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा राज्य के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये मानचित्र में आपका ये उड़ीसा है, तो हम देख लेते हैं। और इसकी राजधानी आपकी पता है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। अब देखिए उड़ीसा के उत्तर में देखिए वेस्ट बंगाल है, और आपका ये बिहार से अलग हुआ झारखंड है, और आपका ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ है। और आपका ये इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ और आपका ये आपका यहाँ आपका नीचे उड़ीसा है। उड़ीसा, ये उड़ीसा डिस्कस कर रहे हैं। ये नीचे आपका कौन है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना जो है, तेलंगाना का बॉर्डर इससे नहीं लगता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ये आपको लगेगा, क्योंकि ये टच हो जाता उधर छत्तीसगढ़ और नीचे उड़ीसा से बीच में आपका तेलंगाना आ जाता। तो तेलंगाना का बॉर्डर आपका ये उड़ीसा राज्य से नहीं लगता है। अब अगर हम कब देखें तो आपके ये इस उड़ीसा राज्य में एक नदी यहाँ ऊपर से होके बहती है, और ये एक नदी ऐसे ऐसे ये निकलती है। तो इनके बीच आपका 7 नदियाँ बहती हैं। उड़ीसा में 7 नदियाँ बहती, इनका आर्डर भी पूछा जा सकता। तो ये 7 नदियाँ में सबसे ऊपर जो नदी बहती है, इसी को स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा। और सबसे नीचे जो दक्षिण में नदी बहती है, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी नदी को रूसी कुल्या नदी के नाम से जाना जाता। यानी उड़ीसा की उत्तरी छोर स्वर्ण रेखा नदी से प्रारंभ होता है, और उड़ीसा का दक्षिणी छोर रूसी कुल्या नदी से समाप्त होता। और इनके भी 7 नदियाँ क्या हैं, 7 नदियाँ का इससे होकर बहती हैं। तो जाहिर सी बात है अपने साथ सिल्ट गाद लाएंगी,
जमा करेंगी तो ये जो मैदान होगा उड़ीसा का ये अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगा। और जब उपजाऊ हो जाएगा तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो यहाँ पर आप देखोगे चावल की खेती खूब होती है, चावल की खेती खूब होती है और अच्छे क्वालिटी का चावल यहाँ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन उसका होता है। इसीलिए आप देखोगे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी इसी उड़ीसा के कहाँ कटक में स्थापित किया गया, तो उसकी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी तक आप ये समझ चुके हो। अब यहाँ कुछ अन्य फैक्ट फिगर की बात करें तो हमने यहाँ ये उड़ीसा बनाया, तो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल उत्तर की ओर इससे बॉर्डर सीमा बनाते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ पश्चिम से और आपका जो आंध्र प्रदेश से साउथ से आपका क्या बनाता है, आपका बॉर्डर बनाता है। राजधानी इसकी क्या है, भुवनेश्वर है। और यहाँ हमने बताया ही कि इसका उत्तरी वाली जो नदी बहती है उत्तर छोर में सुवर्ण रेखा नदी बहती। सुवर्ण रेखा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोने के डिपोजिशन या निक्षेप पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता। जबकि जो दक्षिण की यानी लास्ट छोर है ऋषिकुल्या नदी पर समाप्त होता है, ऋषिकुल्या नदी पर समाप्त होता है। अब हम बात करें जो चिल्का झील है ये कहाँ है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। और आपको ये भी बताते चले कि जो ये चिल्का झील है यह भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा। और ये चिल्का झील को रामसर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। तो आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर एसटी जनजात शेड्यूल ट्राइब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर एसटी पूछी जाए कहाँ पाई जाती, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा है, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजात सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कुछ वन लाइनर टाइप के जीके टाइप की हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर इस समय गणेशी लाल हैं और सीएम नवीन पटनायक है, जानते हैं बीजू जनता दल के हैं, बीजू दल के हैं। नवीन पटनायक आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा में सीटों की बात करें तो लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें। कभी कभी मैचिंग में ऐसे पूछ लेता है जीके टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर यूनिकैमरल का मतलब हुआ एक सदनी व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये बातें आपकी इंडिया ईयरबुक आप जो सीरीज चल रही उसको आप ज़रूर सुनिए, उसको मिस मत कीजिएगा। जितनी वीडियो आपके चैनल पे आ रही सभी वीडियो को सुनते जाइए। यकीन मानिए कि आपका एक करंट में आधा ज़्यादा जीएस होता है, तो करंट बहुत सारे लोग नहीं सुनते होंगे कि एक करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स नहीं होता, इसमें अधिक ज़्यादा आपका जीएस होता। अगर सारे वीडियो जितने हम आपके अवेलेबल करवा रहे हैं सारे सुनते गए तो आपका भविष्य आपके अपने हाथों में होने वाला है। आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाने वाला, चाहे वो आईएएस का हो, टीसीएस का हो या फिर वनडे एग्जाम एसएससी रेलवे का क्यों ना हो। तो हम बात कर लिए, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं, सीएम नवीन पटनायक हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा केवल यहाँ पर है, विधायिका के अंतर्गत केवल विधानसभा है विधानमंडल के अंतर्गत, और 147 सीटें यहाँ की विधानसभा में है। आगे हम बात करें इसके इतिहास को हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर यहाँ कलिंग अटैक आप जानते हो अशोक के द्वारा हमला किया जाएगा। तो अशोक महान ये वही है, तो अशोक महान मौर्य वंश का है। तो अशोक के द्वारा 261 BCE में क्या किया गया, यहाँ कलिंग, ये प्राचीन नाम इसका कलिंग के नाम से जाना जाता था। जो उड़ीसा है इसी को कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग के राजा इस समय खारवेल हैं। खारवेल के शासनकाल में अशोक के द्वारा 261 BCE में यहाँ पर हमला किया जाता। फिर अशोक क्या करता है, यानी कलिंग को अपने अधिकार में ले लेता है। अगर आधुनिक रूप से इसके गठन की बात करें तो ये ब्रिटिश काल में 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1912 में यानी बिहार व उड़ीसा
दो राज्यों का गठन होता है। एक आपका बिहार होता है और दूसरा कौन होता है, उड़ीसा होता है। लेकिन जो आधुनिक उड़ीसा राज्य देखते हो, इस आधुनिक उड़ीसा राज्य के रूप में इसकी स्थापना कब होती है, तो यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 1936 को। 12 तिया 36 यानी कर दीजिए 3 गुना, लॉजिक लगा के याद कीजिएगा। तो 1936 1 अप्रैल 1936 की आधुनिक राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है। इसीलिए आप देखते हो हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल तट यहाँ पर है उड़ीसा में, आप भौगोलिक रूप से जाओगे तो इसे उत्कल दिवस के रूप में हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा जो आधुनिक राज्य के रूप में गठित है, इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को किया जाता है। यहीं पर आपका क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी है, जो कि उदयगिरी, उड़ीसा के उदयगिरी हिल में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ है, 150 BCE में, 150 BCE में हुआ है। यही धौली है और धौली में एक शांत स्तूप बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, शांत स्तूप कहाँ बनाया गया, धौली में बनाया गया। और कहा जाता है कि 261 BCE में जब अशोक के द्वारा हमला किया गया, तो जो युद्ध हुआ था कलिंग, जिसे कलिंग वार के नाम से जाना जाता, वह युद्ध इसी शांत स्तूप में हुआ। शांत स्तूप के आसपास क्षेत्रों में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ पूछा जा सकता है। तो शांत स्तूप ये आपका धौली में स्थित है, प्राचीन भी है आपका। धौली से क्वेश्चन आप देखोगे, धौली रॉक कट, पत्थरों को काट करके यहाँ पर बनाया गया। और सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन 261 BC के आसपास का है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका IAS 2014 या 15 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता है। तो शांत स्तूप यहीं धौली में स्थित है और यहीं पर 260 या 61 BCE का युद्ध जो हुआ था अशोक व यहाँ के राजा कलिंग के राजा खारवेल के बीच हुआ था, जिसमें आप जानते हो खारवेल पराजित हो गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख ये जानते ही हो। हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका उदयगिरी में है और इसमें यहाँ कलिंग के राजा किसके बारे में उल्लेख किया गया, तो खारवेल के बारे में यानी चर्चा की गई है। 150 BC के आसपास इसे बनवाया गया है। अगला हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो दो आपके मंदिर हैं, एक जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर वैसे पहले से था, लेकिन इसकी रीस्ट्रक्चर यानी पुनर्संरचना किसके द्वारा कराई गई, तो ये कराई जाती है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराई जाती है। तो आपका यहाँ दो हैं, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका सन मंदिर है, सूर्य मंदिर है। 1250 ईस्वी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनता है। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर 1135 के आसपास नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका यानी रीस्ट्रक्चर कराया जाता है। तो पहले का कौन है, जगन्नाथ मंदिर, और कोणार्क मंदिर आपका बाद का है, कोणार्क में स्थित है उड़ीसा के, जो कि भुवनेश्वर के आसपास है। तो आपका नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, जो कि 1135 ईस्वी हुआ, 1250 ईस्वी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया जाता है। किसके द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। फिर अगर हमने कहा इसका भौगोलिक रूप से देखें तो यहाँ पर कितनी नदियाँ हमने बताया था, 7 नदियाँ बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इनके बीच आपकी नदियाँ गाद ये सब आप यहाँ ये आसपास पूरे उड़ीसा वाले मैदानी क्षेत्र में अपना गाद उपजाऊ मिट्टी जमा करेंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ उपजाऊ मिट्टी में उपजाऊपन आ जाएगा। तो यहाँ पर चावल की खेती पीछे भी बताए अति उत्तम प्रकार की होती है। अब यहाँ नदियों की बात करें तो सबसे पहले आपकी ये बनाए हैं सुवर्ण रेखा नदी है। सुवर्ण रेखा के बाद आपकी कौन है, बुद्ध बलंगा नदी है। बुद्ध बलंगा के बाद बैतरणी है और बैतरणी के बाद ब्रह्मरी है और ब्रह्मरी के बाद महानदी है और महानदी के बाद ऋषि कुल्या है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 नदियां हैं, 7 नहीं 6 नदियां हैं। तो आपकी कितनी हो गई, तो आपका ये 6 नदियां हैं, सुवर्ण रेखा, बुद्ध बलंगा, बैतरणी, पहले बैतरणी है फिर ब्राह्मणी है,
ब्राह्मणी और ब्राह्मणी के बाद महानदी। अब इसमें दोनों में ऐसे पहले ता आएगा और फिर हा आएगा, तो ये ता वाला पहले आएगा, तो ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हो। और उसके बाद आपका बुद्ध बलंगा, ये आपका हई है, तो से सुवर्ण रेखा हो गई, बुद्ध बलंगा हो गई, बैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, महानदी, और उसके बाद ऋषि कुल्या। ऋषि कुल्या ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुवर्ण रेखा, बुद्ध बलंगा, बुद्ध बलंगा के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद फिर बताए थे पहले आपका ता आएगा, बैतरणी फिर माँ आएगा, तो ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के बाद महानदी, और महानदी के बाद ऋषि कुल्या। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका कटक आपका इसी प्लेन क्षेत्र में होता है, यहाँ चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कटक में आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। और ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना यहीं पर की गई। कब की गई है? तो ये 1966 में, 1966 में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना स्वाभाविक है यहीं पर की जाएगी। अन्य कुछ इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सिमलीपाल। ये आपका सिमलीपाल जो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये उड़ीसा के मयूरभंज नामक जिले में स्थित है। कहाँ? सिमलीपाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये उड़ीसा के मयूरभंज नामक जिले में स्थित है। इसी प्रकार यहाँ का भितरकनिका नेशनल पार्क ये केंद्रपारा जिले में स्थित है, उड़ीसा के केंद्रपारा जिले में स्थित है। तो ये भितरकनिका और सिमलीपाल इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। इसी भितरकनिका के बीच यानी एक बीच है उसका, उसी को क्या कहा जाता? गहिरमाथा बीच कहा जाता। और गहिरमाथा पर ओलिव रेडले सी टर्टल आप देखते हो बहुत ज़्यादा संख्या में यानी यहाँ अंडा देने आते हैं। तो ये विश्व का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, अंडा देने का स्थल है, जहाँ पर ओलिव रेडले सी टर्टल प्रत्येक वर्ष गहिरमाथा बीच पर अंडा देने के लिए आते हैं। तो प्रमुख अंडा देने ये विश्व का ओलिव रेडले कछुए के लिए विश्व का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट अंडा देने वाला स्थल बना हुआ है। और आगे अन्य अगर बात करें तो ऋषि कुल्या जो नदी बताए थे उसी के अंतर्गत एक गंजाम जिला आता है, इससे लेकर न्यूज में भी आया था। तो गंजाम जिला में भी ओलिव रेडले सी टर्टल भी वहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं। अन्य कुछ बातें करें औद्योगिक की तो यहाँ पर राउरकेला जो स्टील प्लांट लगाया गया ये उड़ीसा में ही लगाया गया। राउरकेला आपका स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में। इसे किसके? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया और 1955 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप देखोगे तो उसमें आपका प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई बहुत सारे आपके क्या किए जाते? पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं। उसी में स्टील प्लांट भी हैं, यानी आधारभूत अवसंरचना पर ध्यान दिया जाता है। उन्हीं में से राउरकेला स्टील प्लांट भी है जो कि जर्मनी के सहयोग से 1955 में आपका उड़ीसा में स्थापित किया जाता। उड़ीसा में जो कि राउरकेला में स्थित है और इसकी जो प्रमुख एजेंसी है वो सेल है, यानी सेल प्रमुख इसकी एजेंसी बनाया गया है। अगर हम कुछ बंदरगाहों की बात करें तो यहाँ पर पारादीप बंदरगाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। तो आपका ये पूछा भी गया मैचिंग में भी, पारादीप बंदरगाह यहीं पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा चांदीपुर बंदरगाह है और यहीं उड़ीसा में ही आप देखोगे चांदीपुर आपका बंदरगाह है और चांदीपुर से ही बहुत सारी मिसाइलों का क्या किया जाता? बहुत सारी मिसाइलों का प्रक्षेपण भी किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में आपका एक रेलवे का जोन भी है, इसी को क्या कहा जाता? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के नाम से जाना जाता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के नाम से जाना जाता, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपका भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है। अगला हम बात कर लेते हैं, हमने कहा ये पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत में जनजाति कहाँ पाई जाती है? जनजातियाँ
तो हमने कहा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और तीसरा नंबर आपका थर्ड पोजीशन किसकी है, तो इसी उड़ीसा की है। तो उड़ीसा में जनजातियाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। तो हम समझ लेते हैं कि जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। कोंद जनजाति है, सौरा जनजाति है, बोंडा जनजाति है, संथाल जनजाति है, गोंड जनजाति है, भूमिया जनजाति है, ओरांव जनजाति है, कोया जनजाति है और गढ़ावा। और कौन सी है, गढ़ावा जनजाति है। ये प्रमुख जनजातियां हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोंद जनजाति है, कौन कौन आपकी जनजातियां हैं, तो कोंद जनजाति है, सौरा जनजाति है, बोंडा जनजाति है, संथाल है, गोंड है, भूमिया है, ओरांव है, कोया है, गढ़ावा है। आप कहोगे इतनी कैसे याद रहेंगी, तो ये याद रहेंगी, वो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम वो जनजातियाँ कैसे आपको याद करवाते हैं। तो कई हैं, तो इनकी हम आगे अभी देखिएगा। इसी में हमने एक इसका ट्रिक बनाए हैं। सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सभी लोग जानते हो, तो उससे पहले हमने एक शब्द लगाया कास। और नेता सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल से थे, तो ऐसे मजाक टाइप में हमने ये आपका ट्रिक बनाया है कि काश बोस गोभी आप जानते हो सब्जी बनती है, वो कद्दू की सब्जी बनती है। तो गटकना का मतलब खाते नहीं, ऐसे गटक जाते नहीं कहते, गटक रहे हो, गटकना खाना एक आपका क्या होता है, विचित्र रूप गटकना होता है। तो हमने इसका ट्रिक बनाया कि प्रमुख जनजातियां जब भी आपकी उड़ीसा की आएँ तो आपको कैसे याद रखना है कि काश बोस गोभी और कद्दू गटकते, काश बोस गोभी और कद्दू गटकते। सारी जनजातियां इसी में आपकी आ गई। इसी प्रकार आपकी त्रिपुरा की जनजात कल बताए थे, भूटिया चाचा जीके में जले हैं। तो आपको ये ऐसे आप एग्जाम में भूल जाओगे जब तक आपकी कोई ट्रिक के माध्यम से आप नहीं याद करते हो। तो कुछ तो आपको एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन आपको सही करना है, तो कुछ ना कुछ आपको ट्रिक का सहारा लेना होगा। तो हमने इसके लिए ट्रिक क्या बनाई है, काश बोस गोभी और कद्दू गटकते, यानी खाते। क्योंकि बंगाली थे तो उनको गोभी और कद्दू खाना कम पसंद था, तो इसीलिए हमने इसको आप ऐसे लॉजिक लगा सकते, काश बोस गोभी और कद्दू गटकते। तो का से आपका यहाँ हो गया कोंद। और सबसे ज़्यादा जो उड़ीसा में जनजात पाई जाती है यही आपकी कोंद है। और एमपी में जाओगे तो एमपी में सबसे ज़्यादा जो जनजात पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता, गोंड कहा जाता। तो गोंड यहाँ पर भी पाई जाती लेकिन कम संख्या में पाई जाती। तो हमने क्या यहाँ ट्रिक बनाया है कि काश बोस गोभी और कद्दू गटकते। तो का से आपका कोंद हो गया, सा से आपका सौरा जनजाति यहाँ पाई जाती, सौराज इसी को कहा जाता, बो से आपका बोंडा हो गया और सा से आपका संथाल हो गया। और आपके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में संथाल जनजाति का प्रमुख योगदान रहा। संथाल आपका देखोगे झारखंड में भी पाई जाती है। उसके बाद गोभी भा से आपका गो से हो गया गोंड जनजात, और भा से आपकी भूमिया जनजात पाई जाती, और से आपका ओरांव जनजात हो गई, और आपका कद्दू से कद्दू का का उठा लीजिए यानी कोया जनजात हो गई, और गटकने से गा उठा लीजिए तो गढ़ावा जनजात। तो आपका ट्रिक क्या बन गई, सारी जनजातियाँ 9 की 9 आपकी याद रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं। आपका क्या है, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आ जाना चाहिए, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा के ऊपर ही पश्चिम बंगाल है, वहीं ये पैदा हुए थे। तो उड़ीसा आती जनजाति आपकी याद आ जाएंगी। काश बोस गोभी और कद्दू गटकते, तो का से कौंद हो जाएगा कोंद, सा से सौरा हो जाएगा, काश बो से आपका बोंडा हो जाएगा, फिर सा से आपका संथाल हो जाएगा, और उसके बाद गोभी से गो से आपका कौन हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, और भी से भूमिया हो जाएगा, और से ओरांव हो जाएगा, और उसके बाद कद्दू से कोया हो जाएगा, और गटकते से आपका क्या हो जाएगा, गढ़ावा। ये हमने इसकी जो साइट है वहाँ से प्रमुख जनजातियाँ दी हुई थी, जो आपका उड़ीसा राज्य सरकार की वेबसाइट है, वहाँ से हमने इनको उठाया है। तो इतनी आपको ध्यान रखिए और आप रखिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ का प्रमुख जो क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस जो उड़ीसा की, अगर हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो क्लासिकल डांस कौन है, यानी ओडिसी है। नाम से ही पता चलता है ये ओडिसी है। तो ओडिसी ये आपका ये नृत्य करती हुई महिला जो दिखाई गई है, ये कौन सा डांस कर रही है, यही आपका जो बताए ये आपका ओडिसी नृत्य कर रही है। तो क्लासिकल डांस पूछा जाए तो ओडिसी नृत्य है। फिर आगे देखिएगा ये अशोक के फूल।
अशोक, तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे अशोक के फूल हैं, तो यहाँ अशोक के फूल को क्या अपनाया गया, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे फ्लावर के रूप में अशोक का फूल यहाँ फूल के रूप में क्या अपनाया गया, तो अशोक के फूल को अपनाया गया। अशोक के फूल हैं आपके सामने दिख ही रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, ये आपका यहाँ पर एक पक्षी दिख रहा होगा, इसका नाम आप बताइए, बता सकते हो ये नाम क्या है? ये यहाँ उड़ीसा में पाया जाता है, तो इसी का नाम इंडियन, ध्यान दीजिएगा, स्टेट बर्ड है, इंडियन रोलर है। इसी का नाम क्या है? इंडियन रोलर है। तो ये इंडियन रोलर यहाँ का स्टेट बर्ड है। फोटो देखिए, अपने आप ये याद हो जाएगा, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो आपका अशोक का फूल बता दिए, उसके बाद इंडियन रोलर बता दिए। इंडियन रोलर ये यहाँ का स्टेट क्या है? बर्ड, पक्षी है। उसके बाद आपका आइए, यहाँ देखिए, ये पत्तियाँ देख के बताइए, कुछ अनुमान लगाइए किस चीज़ की पत्तियाँ हो सकती हैं। ये पत्तियाँ किसकी हो सकती है? कभी आपने देखा है? ये पत्तियाँ देख के बताइए, ये पत्तियाँ किसकी है? असल में ये फिग ट्री है, फिग। अब आपको कि फिग क्या होता है, तो फिग से आपको आइए हिंदी में बताते हैं अंजीर। अंजीर यहाँ पर जो वृक्ष अपनाया गया स्टेट पर, यानी जो वृक्ष की ट्री की बात करें, स्टेट ट्री की, तो ये अंजीर को अपनाया गया है। फिग ट्री है अंजीर, तो अंजीर की पत्तियां आपके सामने दिख रही हैं, तो ये आपका अंजीर है। अंजीर के बाद चले आइए, मज़ेदार, अब आपके मुंह में पानी आ जाना चाहिए। ये आपका क्या है? यहाँ का रसोगुल्ला है, यहाँ का रसोगुल्ला है। तो ये रसोगुल्ला आपको, ये यहाँ पर इसको जीआई टैग भी, अभी पश्चिम बंगाल में भी रसोगुल्ला होता, तो यहाँ उड़ीसा के रसोगुल्ला को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो यहाँ की प्रमुख मिठाई आपकी कौन है? रसोगुल्ला है। तो इसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया जा चुका है। तो ये आपका यहाँ पर है। आगे देखिएगा, ये आपका व्हाइट टाइगर है, देखिएगा व्हाइट टाइगर है। तो ये उड़ीसा में आपका क्या है? व्हाइट टाइगर भी पाया जाता है। तो ये आपका व्हाइट टाइगर है। व्हाइट टाइगर के बाद ये आइए, अब आपका ये आपको दिख रहा होगा, इसको पीछे भी एक आपका फोटो में दिखाए थे, इसी को इरावदी डॉल्फिन कहा जाता है। क्या कहा जाता? इरावदी डॉल्फिन कहा जाता है। और इरावदी डॉल्फिन आप देखते हो बे ऑफ बंगाल में, और ऋषिकुल्या जो ये आपकी नदियाँ हैं, इनके तट पर के आसपास से दिखाई देती है। और ये जो आपका ये इरावदी डॉल्फिन है, बताइए इसकी किस कैटेगरी में इसको रखा गया? पीछे हमने डिस्कस किया था, तो इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया? इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो आपका ये इरावदी डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती है। आगे देखिएगा, ये आपका देख लीजिए, ये जो आपका दिखाए हैं, क्या ये जगन्नाथ का मंदिर है? नहीं, इसको क्या नाम दिए, क्या बोलते हैं? इसी को शांत स्तूप कहा जाता है। और शांत स्तूप ये कहाँ है? ये धौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये धौली में स्थित है। इसी को हमने क्या कहा था कि जो शांत स्तूप धौली में स्थित है, धौली में स्थित है, ये रॉक है, रॉक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और धौली में स्थित जो गुफाएं हैं वो आपकी प्राचीन गुफाओं में मानी जाती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपकी रॉक जो आर्किटेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आईएएस में पूछा जा चुका है। शायद 2013 या 14 के आसपास पूछा गया था। शांत स्तूप धौली में, यहीं पर आपका कौन सा कलिंग वार हुआ था? अशोक हुआ यहाँ कलिंग के राजा खारवेल के बीच। अगला प्रमुख जनजातियां जो बताए थी, इसको देख लीजिए, ये आपकी महिला आपको दिख रही होगी। असल में कोंध जनजाति है। देखिए, ये कानों में बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं, नाक में 3 पहन रखे हैं, और आपका यहाँ माथे पे ये लकी टाइप बना रखे हैं डिजाइन। तो इस प्रकार का जो जीवन जीते हैं, जैसे आपको इनकी ये कौंध जनजाति है। और कौंध जनजाति उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उड़ीसा में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती, तो कौंध जनजाति या कौंध जनजाति पाई जाती, ये आपकी कौंध जनजाति है। कौंध जनजाति के बाद अगला फोटो आपके सामने आ रहा है, तो दूसरा हमने कहा था ये सौरा जनजाति है। तो सौरा जनजाति का ये नाकों में कुछ आपके कान में आभूषण कम हुई है, पहनावा देख लीजिए, इसी को क्या कहा जाता? सौरा ये जनजाति आपका है। सौरा जनजाति के बाद अगला आते हैं, अगला देख लीजिए, ये आपकी महिलाएं दिख रही होंगी, तो ये आपकी कौन है? तो इसी को बोंडा, ये बोंडा जनजाति की महिलाएं हैं। और बोंडा के बाद अगला ये आपका, ये देखो कलश रखे हुए हैं सिर पर, कलश,
तो कलश वाली आपकी एक कौन हो गई, तो बोंडा के बाद आपको बताया थी संथाल जनजाति की आपकी क्या है, महिलाएं हैं। और संथाल के बाद आगे आइए, ये आपकी देखिए, ये आपकी गोंड जनजाति की महिलाएं हैं जो आपका यहाँ दिख रही हैं, गोंड जनजाति हैं। और गोंड के बाद फिर आगे आइए, ये आपको दिख रही होगी, तो ये भूमिया जनजाति, भूमिया जनजाति की क्या है, ये महिला है। तो भूमिया जनजाति के बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये ओरांव, ओरांव ये बस्ती बस्ती आपको दिख रही है, आपका खपराइल जैसा घरे बना रखे हैं। तो आपका इसी प्रकार ये अपना मस्त जीवन जीते हैं इसी में। तो ये प्राकृतिक के संरक्षक भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ओरांव जनजाति का आपके सामने फोटो दिख रहा है। ओरांव के बाद अगला ये अगला कोया जनजाति है, जो कोया यहाँ पर ये भी आपकी दिख रही है, एक कोया जनजाति है। और कोया के बाद अगला जो हमने बताया था सबसे लास्ट शायद होगा, एक गडावा। देखो ये कान में गडावा की, देखो कितने कान में कितने भारी भरकम आभूषण पहन रखे हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता, यानी आपका गडावा जनजाति कहा जाता। तो आपकी ये गडावा जनजाति है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला ये, तो इस प्रकार उड़ीसा का जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे के सारे सब कुछ इम्पॉर्टेंट वाला डिस्कस कर दिए। दूसरी जो न्यूज थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इंदुशेखर चतुर्वेदी, तो इंदुशेखर, इंदु से आप महिला मत समझ लीजिएगा, ये मेल कैंडिडेट हैं। तो इंदुशेखर चतुर्वेदी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सचिव नियुक्त किया गया है। सचिव नियुक्त किया गया। जो ये इंदुशेखर चतुर्वेदी हैं, ये 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो इन्हीं को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अभी इनको सचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ हमने इसको इसलिए उठाया क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। हर एक का सचिव याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ का पता होना चाहिए। तो इसी के साथ जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, असल में इसका गठन कब किया जाता है, जब आपके भारत में 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई जाती है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण। तो इसी के साथ आपका 1992 में, एक साल बाद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी नवीन स्रोतों से हमें ऊर्जा की अधिक ज़रूरत महसूस होती है। तो नवीन स्रोतों से हम सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, तो इनसे ऊर्जा को प्राप्त करें। तो इसी के लिए आपका क्या किया गया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन 1992 में होता है। तो इसी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कुछ पहले की जा रही हैं। उनमें से आपकी जो इम्पॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, आपकी नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत 11 जनवरी 2010 में की जाती है। 11 जनवरी 2010 में की जाती है। और इसका टारगेट रखा जाता है कि अगले 10 सालों यानी 12 सालों में 2022 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी वो 20,000 मेगावाट का टारगेट सेट किया जाता है। लेकिन 2015 में एक बार फिर से इसमें परिवर्तन किया जाता है टारगेट में। नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत 2021-22 तक ये टारगेट बदल करके यानी 20,000 मेगावाट की बजाय 1,00,000 मेगावाट कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 मेगावाट वर्तमान समय में टारगेट सेट किया गया कि 2022 तक हमें यानी नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जो नवीन स्रोतों से, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्ति करेंगे वो आपकी कितनी होगी, 1,00,000 मेगावाट होगी। 1,00,000 मेगावाट टारगेट रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कई संस्थाओं का गठन किया गया। अब जाहिर सी बात है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वयं में 1992 के बाद आया। तो इससे जो भी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन होगा वो 1992 के बाद का ही होगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों लगाइएगा। तो क्वेश्चन आपका कोई संस्था का दिया जाता तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कई हैं, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसकी आपकी बात कर लेते हैं। तो उनमें आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट यानी इसी को निश्चय कहा जाता, यानी NISE
NISE, इसी को क्या कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। तो पहले विंड वो एनर्जी पहले स्थापित की जाती है। तो पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं, पहले हवा वाली, क्योंकि उसके लिए हम पहले से पंखे और ये सब आपका पवन ऊर्जा प्राप्त करते थे, तो ये हमारे लिए आसान था। तो तमिलनाडु के चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्थापना कब की जाती, 1998 में की जाती। अगर ये पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ है, तो ये 1998 में इसे चेन्नई में स्थापित किया जाता है। 1998 में इसे चेन्नई में स्थापित किया जाता। फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, सूर्य आप जानते हो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अपार भंडार है, नाम की संलयन की प्रक्रिया से इसमें ऊर्जा का क्या होता है, सृजन होता है। तो आप इसको किसी दिन आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसका गठन 2013 में किया जाता है, 13 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुग्राम हरियाणा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। आप देखोगे अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर्स भी गुरुग्राम आपके हरियाणा में भी इसीलिए स्थापित किया गया है, जो आपका कब गठित हुआ था, पेरिस जलवायु यानी समझौता हुआ था 2015 में। उसी के बाद आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना किया जाता है। तो वहाँ से कोरिलेशन कीजिएगा, कोरिलेट कीजिएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी 2013 में हेडक्वार्टर्स कहाँ, गुरुग्राम में है। इसके अलावा अन्य अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा, ये हमने लिखा है सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये असल में नॉट फॉर प्रॉफिट यानी एक आपका कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 1956 और 1956 की एक धारा सेक्शन 25 है। अगर 25 के अंतर्गत किसी संस्था को स्थापित कर दिया जाता तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो इसका भी उद्देश्य सेकी का यानी नहीं लाभ कमाना नहीं है। तो ये आपकी कब स्थापित हुई है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो 2011 में इसे स्थापित किया गया है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में यानी कार्यरत है, संलग्न है। इसके बाद इरेडा वो दूसरा इरेडा इंश्योरेंस वाला नहीं है, यहाँ इरेडा की आपकी फुल फॉर्म अलग है, इंडियन आपका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट आपकी अथॉरिटी से है। तो आपका इसकी फुल फॉर्म क्या, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट आपका अथॉरिटी से है इसका इरेडा का। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC के रूप में इसे स्थापित किया गया है, NBFC के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो ये प्रमुख कुछ क्या हैं, आपकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख पहले हैं। आपने देखा कि जितने भी आपकी इनको सहयोग कर रही हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को, सब 1992 की स्थापना 92 के बाद किया गया, क्योंकि 92 में ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गठित किया जाता है। तो ये हमारा उद्देश्य था उसके बारे में बताने का। तो आपका बिल्कुल लॉजिक बायोलॉजिकली सोचिए। फिर अभी 11 मई को हर साल क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि दो मामलों में इम्पॉर्टेंट है। 11 मई 1998 को शक्ति 2 नामक परमाणु परीक्षण यानी पोखरण में किया गया था। तो पोखरण परमाणु परीक्षण आपका 11 मई 1998 को होता है। और इसी 11 मई को एक आपका हंस 3 नामक फ्लाइट का भी विकास किया जाता है। तो ये हंस 3 नामक फ्लाइट का विकास होता, इसीलिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम मनाते हैं। अगला आपका देखिएगा जो न्यूज में रहा है PIB में, अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए। तो अटल पेंशन योजना की हम बात कर लेते हैं। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब 5 वर्ष 2020 में हुई हैं, तो 5 वर्ष 20 से घटा दीजिए तो जाहिर सी बात है इसे 2015 में 9 मई 2015 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था में जब ओल्ड एज में पहुँचे तो उनकी आय सिक्योर हो जाए, आय सुरक्षा देना, और 60 वर्ष के बाद उनको एक निश्चित मिनिमम पेंशन की गारंटी यानी पेंशन मिलती रहे, इसकी
गारंटी सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। और इसमें प्रायोरिटी क्या रखी गई थी, कोई भी व्यक्ति 18 से 40 साल के बीच वाला इसको ज्वाइन कर सकता है और वो अपने हिसाब से प्रीमियम ले सकता है। और जो प्रीमियम होगा उस हिसाब से उसको जब 60 साल एज उसकी पूरी हो जाएगी तो उसे 1000 से लेकर 5000 जो भी प्रीमियम जिस हिसाब से लेगा उसी हिसाब से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसको आपकी पेंशन मिलती रहेगी। तो अगर आपका व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद अब उसकी पत्नी को मिलेगा। और मान लो मेल फीमेल दोनों आपके हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए तो जो नामित होगा, जिसको नामित करेगा नॉमिनी होगा, नॉमिनी को जब तक वो जीवित रहता है पूरे लाइफ तक उसको क्या मिलता रहेगा, पेंशन मिलती रहेगी। तो ये अच्छी स्कीम है। और अब तक 2.23 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया जा चुका है। 2.23 करोड़ लोग इसमें क्या हो चुके हैं, 2.23 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। अगला जो न्यूज में था उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। CSIR को लेकर था, यानी CSIR तो ये आपका जानते ही हो इसके बारे में। तो इसमें काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसी को कहा जाता। CSIR बहुत बार बता चुके हैं, 1942 में इसको स्थापित किया जाता है। और यह एक स्टैट्यूटरी, क्योंकि अधिनियम संसद के एक अधिनियम से किया जाता, तो एक स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आगे आइए, इसी CSIR की एक आपकी है बेंगलुरु में आपकी संस्था, उसी का नाम है नाल का मतलब है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा क्या बनाया गया, बिपाप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। बिपाप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, जिसका नाम दिया गया है स्वस्थ वायु। ये वेंटिलेटर है तो पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि ये स्वस्थ वायु है क्या। स्वस्थ वायु मतलब जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण, पानी पॉल्यूशन शामिल ना हो। तो स्वस्थ वायु नामक वेंटिलेटर का यानी क्या किया गया, विकास किया गया है। तो ये करेगा क्या, तो ये वेंटिलेटर यानी कोविड-19 पेशेंट जो मरीज हैं उसको ट्रीट यानी उसके इलाज के रूम में वेंटिलेटर लगा दिया जाता, तो उसको ट्रीट करने के लिए इलाज के रूम में इसको कोविड-19 पेशेंट के इलाज के रूम में स्वस्थ वायु वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम अन्य बातें करें तो बिपाप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जो है ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज क्लोज्ड लूप एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ समझिएगा, माइक्रो का मतलब आपको बिल्कुल छोटा आकार का है, कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त, क्लोज्ड लूप एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। तो ये आपका ये लाइनें ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो ये है क्या, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज माने बिल्कुल शुद्ध संक्षिप्त में क्लोज्ड लूप एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, यानी इसको आसानी से अडाप्ट किया जा सकता है, छोटे आकार का है। तो इसमें तो ये पहला यही हुआ है, वेंटिलेटर की विशेषता क्या है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज क्लोज्ड लूप एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। और इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, इसको हेपा फिल्टर के साथ संलग्न किया गया, हेपा फिल्टर। और इसमें 3D प्रिंटेड मनीफोल्ड एंड आपका कपलर लगाया गया है। 3D प्रिंटेड मनीफोल्ड है, कई बार 3D प्रिंटिंग आप कर सकते हो, मनीफोल्ड मतलब कई गुना। और कपलर यानी कपलर का मतलब कपल होता है, उससे बना कपलर ये आपका है। तो इसको ध्यान में रखकर ये आपका बनाया गया। अब यहाँ हेपा की हमने बात की थी, तो हेपा की फुल फॉर्म होती है हाईली, ई से आपका एफिशिएंट और पी से आपका पार्टिकुलेट और आपका एयर से हो गया एयर फिल्टर है। हाईली एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के साथ इसको भी संलग्न किया गया है। अगला जो न्यूज में था गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपकी इनका जो बर्थ जयंती मनाई जाती है, तो 9 मई यानी मनाई जाती। क्यों 9 मई, क्योंकि 9 मई 1866 को ही इनका जन्म हुआ था। तो 9 मई 1866 को इनका जन्म हुआ था। सचिव ये बनाए गए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रहे हैं। फिर 1893 में ये आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सीनेट भी चुने जाते हैं। ज्ञान प्रकाश नामक समाचार पत्र जो डेली रोज प्रकाशित होता था, तो ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र इन्हीं का था।
अगला 1903 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, तो काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इनको निर्वाचित किया जाता है। 1905 सबसे ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1905 में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता, तो ये 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार के इंस्ट्रूमेंटल भी होते हैं। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार होता तो आपका उसके इंस्ट्रूमेंटल भी होते हैं, और इसी के साथ इसी में ये एज ए लॉ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। कानून के प्रमुख यानी इनको जानकारी होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ये गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर भी होते हैं, राजनीतिक गुरु भी यही थे आपके गांधी जी के। तो पूछा जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला 9 मई को ही आपका महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को आपका हुआ था। ये आपका मेवाड़ आपका यहाँ राजस्थान में, उसी के 13वें राजपुर राजा थे। तो ये 13वें राजपुर राजा थे आपका। लेकिन ये जाने क्यों जाते हैं आप देखिएगा, 1576 ईस्वी में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, मुगल शासक अकबर व महाराणा प्रताप के बीच होता। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह, अम्बेर के मान सिंह के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपका महाराणा प्रताप की हार होती है और आपका कौन जीतते हैं, तो ये आपका अकबर के द्वारा जीत हासिल की जाती है। महाराणा प्रताप को उनके छापामार युद्ध के लिए स्पोरेडिक, किसी को क्या कहते हैं, स्पोरेडिक वार फेयर कहा जाता है। तो स्पोरेडिक यानी छापामार युद्ध के लिए इनको याद किया जाता। और इन्हीं की यही युद्ध पद्धति को बाद में आप देखो कि दक्कन के क्षेत्र में मलिक अंबर व शिवाजी महाराज के द्वारा भी अपनाया जाएगा। तो मलिक अंबर व शिवाजी महाराज के द्वारा भी अपनाया जाएगा। ये आपके सामने फोटो है गोपाल कृष्ण गोखले की। अगला आपका ये है, ये आपका फोटो महाराणा प्रताप की है, महाराणा प्रताप की है। अगला हम समझ लेते हैं, अगला जो न्यूज में था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर के था, यानी सैंपल यस सिंपल रजिस्ट्रेशन सैंपल। तो पहला यही है, इसको कौन आपका रिलीज करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये डेटा कलेक्शन इसमें जो किया गया 2018 का लिया गया है। अब हम नेशनल राष्ट्रीय जो बर्थ रेट जन्म दर है उसको बात कर लेते। तो ये यहाँ 2018-1971 की कंपेयर की गई। तो 2018 में जो बर्थ रेट है वो आपकी 20 है, जबकि 1971 में 36.9 थी। 36.9 थी, तो ये आपकी काफ़ी क्या हुई है, कम हुई है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये अब कितनी है, 1971 में 36.9 थी, वर्तमान में आपकी कितनी 20 है 2018 में। अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट सबसे ज़्यादा आपकी जो जन्म दर है वो आपकी बिहार राज्य में है, 26.2 है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में कितनी 26.2 है। जबकि सबसे कम बात करें तो अंडमान निकोबार, अगर ये भारत का ये आपका ये भारत है तो भारत के ये आपका ये छोटे छोटे द्वीप है, तो यहाँ अंडमान निकोबार की सबसे कम है, कितनी है 11.2 है। तो आपका नेशनल बर्थ रेट की बात किया जाए तो पहले से काफ़ी घट गई है। 1971 में यहाँ 36.9 हुआ करती थी, वहीं 2018 में 18 के बाद 20 आपकी ऐसे याद कर सकते हो। तो 2018 में 20 हो गई। इस डेटा का प्रयोग आप जनसंख्या कंट्रोल या उसमें लिख रहे हो तो वहाँ ही आप प्रयोग कर सकते हो। ऐसे डेटा भारत सरकार के आपके डेटा होते। तो 1971 में आपकी नेशनल बर्थ रेट कितनी थी, 36.9 थी, वहीं 2018 में 20 हो गई है। बर्थ रेट अगर पूछा जाए अभी बिहार में ठीक ठाक बनी हुई है, कितनी है, तो बिहार में आपका देखिए कितनी है, तो ये बिहार में आपकी कितनी है, तो 26.2 है। जबकि अंडमान निकोबार में सबसे कम है बर्थ रेट, तो कितनी है 11.2 है। तो बिहार में 26.2 है और आपका अंडमान निकोबार में 11.2 है। अगर हम इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो रूरल क्षेत्र में अभी भी बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम। तो रूरल जो एरिया हैं वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा बनी हुई है, किससे, शहरी क्षेत्रों की तुलना में। 2009 व 2018 के बीच अगर कंपेयर करें बर्थ रेट क्या रही है पिछले दशक में, तो इसमें 11% की ओवरऑल गिरावट देखने को मिली है। कितने, 11% की गिरावट आपकी देखने को मिली है। तो ध्यान दीजिएगा, 2009 में आपकी ये 22.5 हुआ करती थी, वहीं 2018 में आपकी कितनी आ गई है, तो 2018 में 20 आ गई है।
यानी 22 पॉइंट कितना 2.5 अर्थात परसेंट में जब हम कंपेयर करते हैं तो ये 11% के आसपास बैठती है। तो 2009-2018 के बीच बर्थ रेट में कंपेयर किया गया तो ये 22.5 से घट करके 20 हो गई है। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें और शहरी क्षेत्र में इसको देखें तो हमारे सामने परिदृश्य कुछ इस प्रकार का आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2009 में कितनी थी, वैसे ओवरऑल 22.5 से घट करके जब सारी ग्रामीण ने औसत निकालते 11% की गिरावट के साथ 22.5 से 20 हो जाती है। लेकिन जब इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग देखते हैं तो 2009 में ग्रामीण क्षेत्र में 24.1 थी और 2018 में ये कितना बची है 21.6 आ गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में कितनी थी तो 18.3 से 16.7 हो गई है। तो दोनों में आपका ये गिरावट देखने को मिली है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में 24.1 से कितना 2009 की बजाय 2018 में 21.6 हो गई है। उसके बाद 18.3% से ये आपका 16.7% आपकी हो गई है। आगे देख लेते हैं, अगर डेथ रेट मृत्यु दर की बात करें तो ये 2018 में 6.2% मृत्यु दर आपकी हो गई है 6.2%, जबकि 1971 में जाओगे तो ये कितनी थी 14.9%, यानी लोग ज़्यादा मरते थे। तो ये डेथ रेट भी आपकी मृत्यु दर भी घटी है। तो 1971 में कितनी बहुत ज़्यादा हुआ करती, लगभग 15%, ये आपकी आ गई है 6% के आसपास आ गई है। तो ऐसे डेथ रेट को आप याद रख सकते हो। तो आप कितना हुआ करती थी 14.9% से घट करके 2018 में कितनी आ गई है तो आपका 6.2%, 14.9% से घट के 6.2% पे आ गई है। अगर हम सबसे ज़्यादा मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ छत्तीसगढ़ में हुई है और सबसे कम मृत्यु दर आपका दिल्ली हुई, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं। ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे हम देखें और पिछले दशक की बात करें तो 2009 में आपकी ये 7.3% थी, वो घटी है और आपकी कितनी हो गई तो ये 1.1 आपकी क्या हुई है घटी हुई है इंडिया स्तर पे मृत्यु दर, यानी 7.3% से घट करके कितनी हो गई है 6.2% हो गई है। वहीं अगर इसको हम यहाँ पर भी देखें ग्रामीण में भी तो यहाँ पर भी 0.1 का अंतर आया है। तो ये 7 ऐसे आप याद कर सकते हो 7.8% से कितनी आ गई है 6.7% आपकी यहाँ पर भी आ गई है। तो आपका एक याद कीजिए नीचे वाला, तो ओवरऑल 7.3 याद रखिए, 7.8 याद रखिए। तो आपका अपने आप 1.1 दोनों से घटा देना 2018 की आपकी निकल आएगी। तो आप ऐसे ये डेटा याद कर सकते हो। तो कितनी हो गई 7.3 से 1.1 घटाओगे तो 6.2 आ जाएगी। उसके बाद 7.8 एक ग्रामीण में रही, 1.1 इससे घटाओगे तो 6.7% आपका हो जाएगा। तो 7.3% आपका ओवरऑल इंडिया स्तर पे रही है, नेशनल लेवल पे। अगर ग्रामीण स्तर पे बात करें तो 7.8 रही है, जो कि 2018 में घट के 6.7% हो गई। सारी क्षेत्रों में बात करें तो 5 यानी इसमें अंतर कितना 0.7 का इसमें गैप है। तो आपका ध्यान दीजिएगा 5.8% से घट के अब 0.7 इससे माइनस कर दीजिए तो आपका यानी कितना हो जाएगा 5.1% आपकी सारी क्षेत्र की मृत्यु दर आ गई है। तो बिल्कुल याद हो गया 7.3 है, उसके बाद फिर आपका क्या है 7.8 है और 7.8 के बाद 5.8 है। आपका ये आपका याद हो गया होगा। तो आपका अगला इन्फेंट मोरालिटी की बात करें, मोर्टेलिटी की बात रेट की बात करें, यानी नवजात शिशु मृत्यु दर की बात करें तो नवजात मृत्यु दर कितनी रही है तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी 1971 में 129, ये घट करके 2018 में 32 पे आ गई है। तो 1971 में 129 हुआ करती थी, वह घट के 2018 में 32 पे आ गई। सबसे ख़राब इसमें इन्फेंट मोरालिटी रेट में आपका मोर्टेलिटी रेट में कौन आ गया एमपी, जहां 48 है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया नागालैंड, जहां पर मात्र 4 है और यहाँ 48 है। सबसे खराब एमपी है और सबसे अच्छी पोजीशन में नागालैंड है। अगर भारत स्तर पे बात करें तो ये आपका पिछले दशक की बात करें तो 2009 में आपका ये 50 था और 2018 में घट करके कितना 32 पे हम पहुंच गए हैं। पिछले 10 सालों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 35% व शहरी क्षेत्रों में 32% आपका इसमें नवजात मृत्यु दर में यानी गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका यस आर यस है तो इसका रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ राज्यों में 1964-65 में इसका क्या किया जाता है, यानी पायलट के प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट किया जाता। फिर किंतु 1969-70 से इन्हें फुली ऑपरेशनल कर दिया जाता, पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाता है। तो ये सर्वे आपका सैंपल आया है, तो इससे क्वेश्चन आप इस बार के पेपर पीसीएस को उठा के देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आपका सबसे लास्ट आज का जो करंट अफेयर्स है, ये CNH-20 को लेकर के चर्चा में रहा है। CNH-20 है क्या? असल में सब सोनिक स्टेल्थ आपके बॉम्बर है, यानी बॉम्बर का मतलब हुआ ये आपका अब न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं आपके हथियार, नाम से ही पता चल रहा ये आपका ले जाने में सक्षम है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको पता नहीं लगाया जा सकता। इसको डिजाइन किसने किया है? तो ये चाइना की यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, चाइना का जो पीपुल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया। और ये फर्स्ट स्ट्रेटजिक बॉम्बर आपका चाइना का होगा, जिसे कब तक ये कार्यरत हो जाएगा? तो 2025 तक ये आशा व्यक्त की गई, यानी 2025 तक ये कार्यरत हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का आपका एक करंट का डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।